हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई जो है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गांधी जी। तो हम गांधी जी के बारे में इस क्लास में काफ़ी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि गांधी जी का जो अभ्युदय है वो किस प्रकार से हुआ, उनका प्रारंभिक जीवन कैसा था, दक्षिण अफ्रीका में उनके सत्य के प्रयोग क्या-क्या थे। उसके पश्चात हम देखेंगे चंपारण सत्याग्रह में उनका योगदान देखेंगे, उसके पश्चात खेड़ा सत्याग्रह में देखेंगे, फिर हम लोग असहयोग आंदोलन की ओर बढ़ेंगे, उसके पश्चात सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं उनके प्रारंभिक जीवन से। तो आप लोगों को भी पता होगा, इसको एक ब्लैंक पेज पे समझ लेते हैं। देखिए, फिर आगे देखिए, सबसे पहले गांधी जी का जो जन्म है वो कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में हुआ था। आप लोगों को पता होगा, गुजरात के काठियावाड़ में पोरबंदर नामक स्थान में इनका जो है वो जन्म हुआ था। और आपको पता होगा कि जो गांधी जी को जो पिता थे वह क्या थे? दीवान थे। क्या थे? दीवान थे। और जो गांधी जी हैं वो अपनी बैरिस्टरी की जो पढ़ाई है उसे करने के लिए इंग्लैंड गए थे। जब इंग्लैंड से उन्होंने बैरिस्टरी पास कर लिया तो उसके उपरांत गुजरात के एक व्यापारी थे, दादा अब्दुल्ला। ये क्या थे? गुजरात के व्यापारी। इनका उन्होंने मुकदमा जो है वह लड़ा कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, यह मुकदमा लड़ने के लिए वे कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका में। तो जब ये दक्षिण अफ्रीका गए तो वहां उन्होंने देखा कि जो एशियाई मजदूर है वो मजदूरी करने दक्षिणी अफ्रीका गए थे। किस प्रकार से वो जो मजदूर थे उन लोगों ने प्रताड़ना सही, वो लोग भेदभाव का शिकार हुए, ये सारी चीज़ों को देखकर जो गांधी जी का हृदय है वो क्या हो गया? भर आया। वहाँ उन्होंने गोरे द्वारा कालों के जो रंग भेद की नीति है उसे भी देखा। फिर उन्होंने क्या किया कि वह उसे सहन नहीं कर पाए तो उसका विरोध प्रकट करने लगे। इसके पश्चात गांधी जी ने क्या निश्चय किया कि वे वहां पे रुकेंगे और फिर उसके बाद भारतीय मजदूरों को उनके अधिकारों के लिए क्या करेंगे? संघर्ष करने के लिए तैयार करेंगे। ऐसा उन्होंने सोचा कि अगर वे उन मजदूरों को प्रेरित करेंगे, उन लोगों को संगठित करेंगे तो वे लोग क्या कर सकते हैं? अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। फिर देखिए, गांधी जी जो है आप लोगों को पता होगा कि 1915 में जो है वो भारत आए थे वापस से। मतलब कि 1914 तक तो दक्षिण अफ्रीका में ही रुके थे। ठीक है, उस टाइम पे जब ये कि दक्षिण अफ्रीका में थे वहां पर एक रूल था कि जो गोरे सरकार है, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि 9 बजे अगर हो जाएगा, रात का 9 बजे, ठीक है, तो उसके पश्चात ये भारतीय और अफ्रीकी लोगों को घर से बाहर निकलने पर क्या करते थे? प्रतिबंध लगा देते थे। यानी कि 9 बजे के बाद कोई भी भारतीय और अफ्रीकी रोड पर घूम फिर नहीं सकता था, जबकि जो गोरे लोग हैं वो घूम फिर सकते थे। तो ये सब देखने के बाद महात्मा गांधी के अंदर क्या आने लगा? बहुत ज्यादा खीज उत्पन्न होने लगा। उन्होंने इसका विरोध शुरू करना प्रारंभ कर दिया था। फिर उसके बाद देखिए क्या होता है कि अब देखिए 2 महत्वपूर्ण घटना जो है वो इसके उपरांत हुए, जिसमें से पहला था संघर्ष का उदारवादी चरण, जो कि कब हुआ था? 1894 से लेकर 1906 के मध्य। याद रखिएगा कि इस चरण में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका सरकार को याचिकाएं और प्रार्थना पत्र सौंपने की नीति अपनाई थी। यानी कि उदारवादी चरण नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें उनको लगा कि प्रार्थना पत्र भेजने से या फिर जो अपनी शिकायतें हैं वो प्रकट करने से अंग्रेज सरकार जो थे वो इनकी बातें सुनेंगे, परंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं था। फिर उन्होंने क्या किया कि ब्रिटेन को भी क्या किए? इस संबंध में प्रार्थना पत्र भेजना शुरू किया, उत्पीड़न के संबंध में। ठीक है, मतलब इन्होंने अफ्रीकी सरकार को भी भेजा और इंग्लैंड के सरकार को भी भेजा। ठीक है, उन्होंने ब्रिटेन से मांग की कि वह इस विषय पर हस्तक्षेप कर भारतीयों की दशा सुधारने का प्रयत्न करे, क्योंकि भारत जो है उस टाइम पे ब्रिटेन का उपनिवेश था। ठीक है, अतः ब्रिटेन का उत्तरदायित्व था उस टाइम पे कि वह भारतीयों पर हो रहे प्रजातीय भेदभाव एवं उत्पीड़न को रोकने का प्रयास करेगा। ये सारी चीजें महात्मा गांधी ने सोचा और प्रार्थना पत्र लिखा। हालांकि उनके जो प्रार्थना पत्र है वो फेल हो गए, वो काम नहीं आए। ठीक है, फिर गांधी जी ने जब वो फेल हो गए तो गांधी जी ने क्या किया कि सभी भारतीयों को संगठित करके एक संगठन की स्थापना की, जिसका नाम था नेटल भारतीय कांग्रेस। क्या था? नेटल भारतीय कांग्रेस। ठीक है, आप भी नोट डाउन कर लीजिए। फिर उसके पश्चात उन्होंने एक बेसिकली पत्रिका जो है वो प्रारंभ की थी, उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। ठीक है, अब देखिए जो दूसरा चरण था वो कब था? 1906 से लेकर
1914 के बीच, जब तक महात्मा गांधी कहाँ थे? दक्षिण अफ्रीका में थे। ये वाला जो है जो चरण था उसमें क्या था, महात्मा गांधी ने अहिंसात्मक प्रतिरोध की जो नीति है वो अपनाई थी, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? सत्याग्रह का काल कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उन्होंने पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरुद्ध भी सत्याग्रह किया था 1906 में। यह क्या था? पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरुद्ध सत्याग्रह। तो इसमें क्या होता है कि दक्षिण अफ्रीका सरकार ने एक विधि बनाकर, विधि आप कह सकते हैं लॉ बनाकर, कानून बनाकर प्रत्येक भारतीय के लिए क्या अनिवार्य कर दिया कि वह मान लीजिए कि अपने पास एक ऐसा प्रमाण पत्र रखेंगे जिसमें क्या होगा? अंगूठे का निशान होगा, जबकि बाकी लोगों के लिए यह नियम नहीं था, केवल और केवल भारतीयों के लिए था। तो कहीं ना कहीं इसे भेदभाव मानते हुए महात्मा गांधी जो थे वो इसके खिलाफ भी क्या हो गए थे? खड़े हो गए थे, और उन्होंने इसके लिए अहिंसात्मक प्रतिरोध सभा का गठन किया था। याद रखिएगा, अहिंसात्मक प्रतिरोध सभा। तो कई बार मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि अहिंसात्मक प्रतिरोध सभा का जो गठन है वो किसने किया था? तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने किया था। कहाँ? तो दक्षिण अफ्रीका में। फिर आपको पता होगा कि महात्मा गांधी ने 1910 में टॉलस्टॉय फार्म की भी स्थापना की थी। टॉलस्टॉय फार्म, ठीक है, टॉलस्टॉय फार्म, याद रखिएगा इस चीज को। फिर आगे देखिए, 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटते हैं, और याद रखिएगा यहीं से बेसिकली क्या हो जाती है? उनकी भारत में सफलताओं पर चर्चा होने लगती है। आप देखिए, वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है, जहां से उनका राजनीतिक पदार्पण होता है, कह सकते हैं। यहाँ पर यह उनका पहला सत्याग्रह है जिसमें कि महात्मा गांधी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे भारत में। ठीक है, भारत की बात हो रही है। याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह जो है वो एक किसान आंदोलन था। उसके पश्चात देखिए 1918 में खेड़ा सत्याग्रह होता है। खेड़ा सत्याग्रह भी क्या था? किसान आंदोलन था। 1918 में ही एक और आंदोलन होता है, अहमदाबाद मील हड़ताल। यह एक औद्योगिक मजदूर के लिए, उनके अधिकारों के लिए हड़ताल था, और इन तीनों में ही महात्मा गांधी ने अपनी सशक्त भूमिका निभाई। अब थोड़ा सा जान लेते हैं चंपारण सत्याग्रह के बारे में। तो चंपारण सत्याग्रह में बेसिकली क्या था कि ये तो बहुत ही ज्यादा मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा फेमस है, आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ कि जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि जो भारतीय किसान है वह अपनी भूमि के 3/20 यानी 20 भाग में से 3 भाग में क्या करे? नील की खेती करे, और ऐसा करना उनके लिए क्या था? अनिवार्य था। आप लोगों को पता होगा नील की खेती से जो भूमि होती है वो बंजर हो जाती थी, तो इसीलिए किसानों को यह प्रथा जो थी वो सही नहीं लगती थी, और इसी व्यवस्था को क्या कहते थे? 3 कठिया प्रथा कहते थे। ये भी याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसी का क्या किया था? महात्मा गांधी ने विरोध किया था। ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये केवल आपकी भूमिका का कार्य कर रही है। हम आपकी पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं ताकि आप बाकी के जो क्लास देखें या बाकी हम जब थ्योरी पोर्शन पढ़े तो आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आए, क्योंकि मैं उसको फिर थोरोली एक बार रीड कर दूंगी जब मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा दे रही हूँ। तो ठीक है, फिर देखिए अहमदाबाद मील हड़ताल ये 1918 में हुआ था, और मान लीजिए ये चीज याद रखिएगा कि यह एक प्रथम भूख हड़ताल था। याद रखिएगा, फर्स्ट भूख हड़ताल कौन सा था? अहमदाबाद मील हड़ताल। अब चलिए हम लोग थ्योरी की ओर चलते हैं। आई होप कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आगे देखिए, यहाँ पर लिखा है गांधी जी। ठीक है, तो याद रखिएगा गांधी जी के जो इंस्पिरेशन है वो रस्किन बॉन्ड की एक किताब थी, वह थी अनटू दिस लास्ट। ठीक है, अब देखिए इनकी जो प्रेरणा है ये इंग्लैंड प्रवास से भी मिली। ठीक है, उसके पश्चात इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी बहुत अच्छी थी। उसके बाद हेनरी डेविड थोरो के सविनय अवज्ञा आंदोलन से मिली, याद रखिएगा ये भी। फिर उसके पश्चात आइए हम लोग इसके थ्योरी पोर्शन पर चलते हैं। सबसे पहले देखिए 1893 में गांधी जी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका गए थे। ये वाला मैंने आप लोगों को बता दिया है, जहां पर उन्होंने प्रांतीयता और रंग भेद के विरुद्ध आवाज उठाई थी। गांधी जी के निजी विचारधारा सत्याग्रह पर आधारित थी। इस शब्द का जो चुनाव है वो गांधी जी ने अपने चचेरे भाई मगन लाल गांधी के सहयोग से किया था, किंतु नागरिक अवज्ञा की प्रेरणा गांधी जी को हेनरी डेविड थोरो से मिली थी। किससे मिली थी? मैंने यहाँ लिखा भी है, प्रेरणा हेनरी डेविड थोरो से मिली थी। रस्किन की बुक अनटू दिस लास्ट गांधी जी को बहुत पसंद थी। आगे देखिए, गांधी जी ने सर्वोदय की अवधारणा यहीं से ली थी। गांधी जी के विषय में रूसी उपन्यासकार टॉलस्टॉय के विचारों का प्रभाव भी माना जाता है। माना जाता है कि रूसी उपन्यासकार टॉलस्टॉय जो थे उनका भी इम्पैक्ट किस पर पड़ता है? गांधी जी पर पड़ता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था एक बार कि आने वाली पीढ़ियां इस बात पर विश्वास नहीं करेंगी कि उनके मध्य हाड़ मास का गांधी भी था।
अर्नोल्ड टायरबी ने कहा है कि हमने जिस पीढ़ी में जन्म लिया है वह केवल पश्चिम में हिटलर, रूस में स्टालिन की पीढ़ी नहीं है, बल्कि भारत में गांधी की भी पीढ़ी है। सोचिए उस टाइम पे गांधी जी का कितना बोलबाला रहा होगा। वर्तमान में भी है लेकिन उस टाइम पे बहुत ज्यादा था। वो कहते हैं ना, कुछ लोग युगों युगों में एक बार आते हैं, उनकी प्रसिद्धि जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे वर्तमान में बहुत ही बोलते हैं ना कि 21वीं सदी का क्रांतिकारी मतलब युवक बोला जाता है एलन मस्क को, बिल्कुल उसी तरीके से उस टाइम पे गांधी जी थे। आगे देखिए क्या लिखा है। जवाहरलाल ने कहा था कि गांधी जी तेज हवा के झोंके से आए, जिसमें हमारे लिए खुली हवा में सांस लेना संभव हो गया। फिर देखिए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था गांधी जी के बारे में कि गांधी जी में कुछ तो ऐसी बात है जो समस्त भारतीयों को अपनी ओर खींचती है। आगे देखिए लिखा है, प्रवास के दौरान गांधी जी ने नटाल से उन्होंने क्या किया, इंडियन ओपिनियन नाम का एक समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया था। दक्षिण अफ्रीका में 1906 में गांधी जी ने ट्रांसवाल अध्यादेश के विरुद्ध पहली बार सत्याग्रह किया था। इस अध्यादेश में प्रत्येक भारतीय को अपने अंगूठों की छाप वाला पंजीकृत प्रमाण पत्र अपने पास रखना होता था। ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। गांधी जी ने अहिंसात्मक प्रतिरोध सभा का गठन करके साउथ अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों के लिए अपने जर्मन यहूदी मित्र कोलन बर्ग की सहायता से टॉलस्टॉय फार्म स्थापित करके भारतीयों को अपने अधिकारों हेतु लड़ने के लिए उन्होंने प्रेरित किया था। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है। साउथ अफ्रीका में डरबन में गांधी जी ने, याद रखिएगा, फिनिक्स फर्म की स्थापना जो हुई थी वो 1904 में हुई थी और किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। यह बेसिकली एक आश्रम टाइप का था जहां पर महात्मा गांधी ने ऐसी व्यवस्था रखी थी, सभी लोगों को जितने मजदूर यहाँ काम करते थे सबको इक्वल पे किया जाएगा। जैसे कि उस टाइम पे दक्षिण अफ्रीका में था कि मान लीजिए जो भारतीय लोग थे उनको कम जो है वो भुगतान किया जाता था, कम मजदूरी प्रदान किया जाता था, और जो वहाँ के लोग थे उनको ज़्यादा दिया जाता था, यानी भेदभाव किया जाता था। तो इन सबको दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने बेसिकली फिनिक्स फर्म की स्थापना की थी। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखा है। 1912-13 में साउथ अफ्रीकन सरकार ने 2 नए कानून लागू किए थे। पहला, प्रत्येक भारतीय को एक निश्चित अवधि में सरकार से इकरारनामा कराना पड़ता था। फिर दूसरा हो जाएगा, गैर ईसाई पद्धति से किए गए सभी विवाह अमान्य कर दिए गए थे जिनका पंजीकरण नहीं हुआ था। सोचिए उस टाइम पे कितना ज्यादा अत्याचार होता था। आपका जो निजी जीवन है, आपका जो व्यक्तिगत जीवन है, वह भी आपका अपना नहीं रह पाता था। फिर आगे देखिए, इन दोनों कानूनों के विरुद्ध गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में देशव्यापी हड़ताल आयोजित की थी। वहां की सरकार ने निर्ममता पूर्वक दमन किया, जिसकी निंदा जो है वो भारत में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने भी की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने साउथ अफ्रीका का दौरा किया। गोखले हार्डिंग की मध्यस्थता से सरकार और भारतीयों में समझौता हो गया। याद रखिएगा, गांधी जी साउथ अफ्रीका में उतारे गए पीटर मैरिट्सबर्ग। तो याद रखिएगा, गांधी जी साउथ अफ्रीका में सबसे पहले कहाँ उतरे थे, पीटर मैरिट्सबर्ग में। ये क्वेश्चन कई बार पीसीएस में पूछ देता है ना, इसलिए इसको मैंने यहाँ पर नोट किया है। ठीक है, लेकिन देखिएगा बिपिन चंद्रा में क्या लिखा हुआ है, जोहान्सबर्ग लिखा हुआ है, बट उतरे कहाँ थे, पीटर मैरिट्सबर्ग में। कई बार होता है कि पीसीएस कुछ और ही आंसर ले लेता है। तो ये दोनों ही ऑप्शन को आप ध्यान में रखेंगे, जैसा रहेगा वहां पर ऑप्शंस में वैसे टिक करेंगे। आगे देखिए, गांधी जी कांग्रेस की नीतियों को परिवर्तित करना चाहते थे, कुलीन आंदोलन को जनवादी आंदोलन में बदलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी विचारधारा शुरू से ही स्पष्ट कर दी थी। उनके द्वारा एक सत्याग्रही सदैव सच्चा, अहिंसक, निडर रहते हुए अपने मार्ग पर विचरण करता है। बुराई के विरुद्ध संघर्ष के दौरान सत्याग्रही में समस्त यातनाएं सहने की क्षमता होनी चाहिए। एक सत्याग्रही अपने शत्रु से अनुराग रखता है, घृणा या द्वेष नहीं। बुराई के विरुद्ध कभी नहीं झुकता, परिणाम चाहे जो भी हो। सत्याग्रह में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। गांधी जी के अनुसार, मैं 300 वर्षों तक स्वतंत्रता की प्रतीक्षा करने को तैयार हूं, लेकिन असत्य साधन नहीं अपनाऊंगा, ऐसा गांधी जी कहते थे। हालांकि वर्तमान में गांधीवादी लोग भी इस नीति पर तो नहीं चलते होंगे, यह तो कहा ही जा सकता है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा आजकल के लोग अपना काम निकलवाने के लिए कितनी भी उनको गलत रास्तों पर जाना पड़े, वह उसके पीछे बोलते ना, उसके पीछे ना वो लोगों को गिल्ट होता है ना अफसोस होता है। वो लोग एक बार सोचते तक नहीं है कि इसका जो परिणाम है वह कितना गलत आ सकता है। बस वो लोगों को अपना स्वार्थ सिद्ध करना होता है। खैर, ये सारी बातें हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं।
आगे देखिए, गांधी जी ने वैचारिक समन्वय प्रस्तुत किया है। उन्होंने गरम दल नरम दल की नीतियों का समर्थन किया है। पूंजीपति वर्ग को निर्धनों का जो है वो ट्रस्टी माना है। जनता के सामाजिक आर्थिक उद्धार के लिए ग्रामीण उद्योग संघ, गौ रक्षा संघ की स्थापना भी किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय राजनीति में गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेकर अपने अनुभव को आगे बढ़ाया है। उन्होंने चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा में भाग लेकर मजदूरों, किसानों की समस्याओं से वे लोग परिचित हुए हैं। उनके द्वारा इसी समय खिलाफत को एक मुद्दे के रूप में चुना गया था। खिलाफत तुर्की के खलीफा से संबंधित था, जिसे मुसलमान जजीर तुल अरब के क्षेत्र में पुनः स्थापित करवाना चाहते थे। गांधी जी का कहना है, खिलाफत एक ऐसा मुद्दा है जो अगले 1000 वर्षों में नहीं आएगा। फिर देखिए, अगर आज हम मुसलमानों का साथ देंगे तो राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमान भी हमारा साथ देंगे। ऐसा कौन कहते थे? महात्मा गांधी कहते थे। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था। उस टाइम पे खिलाफत तुर्की के खलीफा से संबंधित था, याद रखिएगा, जिसे कि मुसलमान क्या करना चाहते थे? अरब के क्षेत्र में एक बोलते हैं एक शासक स्थापित करना चाहते थे, जिसे क्या कहते थे? खलीफा कहते थे। ठीक है, उसको स्थापित करने के लिए यह जो आंदोलन है वो हुआ था। फिर देखिए, रोलेट एक्ट का विरोध करके गांधी जी ने देशव्यापी चर्चा में पहले से ही वे क्या हो सके थे? बहुत ज्यादा फेमस हो चुके थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर कमेटी के विरोध में कांग्रेस ने अपनी तहकीकात कमेटी मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, स्वामी श्रद्धानंद, CR दास जो है वो गठित हुई थी। इसकी ड्राफ्टिंग रिपोर्ट जो है वो गांधी जी ने तैयार की थी, याद रखिएगा। ठीक है, किसने तैयार की थी? तहकीकात कमेटी की जो ड्राफ्टिंग रिपोर्ट थी, गांधी जी ने। फिर देखिए, उन्होंने हंटर कमेटी के रिपोर्ट को पन्ने दर पन्ने निर्लज लीपापोती कहा और अंग्रेजों को शैतानी ग्रुप कहा। खिलाफत नेताओं में मोहम्मद अली और शौकत अली, मौलाना आजाद, हकीम अजमल खां और हसरत मोहानी जैसे लोग भी शामिल थे। आई होप कि आपको ये जो नेम है वो सुने सुने लग रहे होंगे, क्योंकि मैं आपको क्लास में सबसे पहले क्लास शुरू होने से पहले मैं काफ़ी पृष्ठभूमि इकट्ठे कर देती हूँ, ताकि आपको जब मैं थ्योरी पढ़ूँ तो आपको ऐसा ना लगे कि मैम जो है वो केवल और केवल पूरा पढ़ दे रही है एज इट इज़, क्योंकि ऐसा नहीं है। इसमें आप लोगों के समझाने जैसा कुछ भी रहता है तो मैं समझा देती हूँ। अब ये सारे नाम को मैं आप लोगों को कैसे समझाऊंगी, है ना? तो इसीलिए मैं इसको क्या करती हूँ, आपको पहले ही बता देती हूँ कि ये जो व्यक्ति विशेष है वो किस किस आंदोलन से जुड़े हैं। आगे देखिए क्या लिखा है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की के सहायता के लिए MA अंसारी के नेतृत्व में एक मेडिकल मिशन जो है वो तुर्की गया था। नवंबर 1919 में दिल्ली में गांधी जी ने खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता की। यहाँ पर हसरत मोहानी ने बहिष्कार प्रस्ताव रखा, जिसे गांधी जी ने क्या कर दिया था? मना कर दिया था। दिसंबर 1919 में अमृतसर अधिवेशन मुस्लिम लीग ने गाय काटने पर रोक का प्रस्ताव अपनी ओर से रखा था। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने उस टाइम पे की थी, जिसमें तिलक ने आखिरी बार भाग लिया था। जून 1920 इलाहाबाद यानी प्रयागराज अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी ने गांधी जी की अध्यक्षता में 4 सूत्रीय कार्यक्रम घोषित किया था। तो याद रखिएगा कि अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता उस टाइम पे कौन कर रहा था? महात्मा गांधी। जिसमें क्या क्या शामिल थे? उपाधियों का अंत होना चाहिए, सिविल सेवा का बहिष्कार होना चाहिए, सेना पुलिस का बहिष्कार होना चाहिए, करों की न अदायगी यानी कर जो है वो नहीं अदा करना चाहिए। ठीक है, गांधी जी से प्रेरित होकर खिलाफत आंदोलन चलने लगा। सितंबर 1920 कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, अध्यक्ष लाला लाजपत राय, याद रखिएगा। उस टाइम पे जब इनको विशेष अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था, लाला लाजपत राय को, तो उससे पहले ही यह ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और स्टूडेंट एसोसिएशन की अध्यक्षता कर चुके थे। यानी ये अध्यक्षता बहुत सारी चीजों की कर चुके थे, विश्वासप्रद थे, इसीलिए इनको विशेष अधिवेशन का भी अध्यक्ष बनाया गया था। लिखा है, बड़े नेताओं में केवल मोतीलाल ने असहयोग के प्रस्ताव को स्वीकार किया था। विरोधियों में CR दास, जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट आदि थे। दास बंगाल में लिखा है कि 1919 के अधिनियम के तहत चुनाव लड़ना चाहते थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कांग्रेस को छोड़कर इसके लिए मॉडरेटर संघ गठित कर लिया था। फिर देखिए लिखा है, जिन्ना का विरोध मुस्लिम धर्म गुरुओं के विरुद्ध था। उन्होंने गांधी जी को पत्र लिखकर कहा कि मुस्लिम धर्म गुरुओं को इतनी छूट देना ठीक नहीं है। एनी बेसेंट भी 1919 के अधिनियम को पर्याप्त मानती थी, जबकि मदन मोहन मालवीय खिलाफत को मुस्लिम का मुद्दा मान रहे थे।
यानी एक ही मुद्दे पर सबके क्या थे, अलग अलग विचारधारा थे। अब देखिए आगे दिसंबर 1920 में क्या होता है कि नागपुर अधिवेशन, जब अध्यक्षता कौन कर रहा था, सी विजय राघवाचारी, यहाँ सी आर दास ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया था। स्थायी स्तर पर कांग्रेस कमेटियों का गठन होना जो है वो प्रारंभ हो गया था। सबसे शीर्ष पर अखिल भारतीय कांग्रेस की कमेटी थी। 21 वर्ष की आयु और 25 पैसे चंदा देकर कोई भी कांग्रेस का उस टाइम पे मेंबर बन सकता था। भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की बात हुई। संपर्क भाषा के रूप में गांधी जी ने हिंदी को माध्यम बनाया था। अखिल भारतीय होम रूल लीग ने उसमें जो गांधी जी थे उन्होंने क्या किया, अखिल भारतीय स्वराज सभा परिवर्तित कर दिया था। यानी जो अखिल भारतीय होम रूल लीग था उसको गांधी जी ने क्या कर दिया, चेंज करके अखिल भारतीय स्वराज सभा। ये दोनों लाइन को एक साथ एक बार पढ़ लीजिए। अखिल भारतीय होम रूल लीग को गांधी जी ने क्या कर दिया था, बताइए, भारतीय स्वराज सभा जो है उसमें कन्वर्ट कर दिया था। और ये वाला क्वेश्चन कई बार पीएससी में भी पूछा गया है, यूपीएससी में भी पूछा गया है, कई बार वनडे एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि अखिल भारतीय होम रूल लीग को चेंज करके क्या नाम रखा गया था, तो भारतीय स्वराज सभा। और किसने रखा था, तो गांधी जी ने। 2 क्वेश्चन आपका यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए तैयार हो जाता है। उसके पश्चात देखिए गांधी जी ने इसे अपना अंतिम संघर्ष बताया था। मौलाना अली के कहने पर, मौलाना मोहम्मद अली के कहने पर गांधी जी ने असहयोग के प्रस्ताव में स्वयं लिखा, जिसमें कि विधानमंडल, न्यायालय और शैक्षणिक संस्थाओं के बहिष्कार की बात कही गई। अवैतनिक सदस्यों से इस्तीफा देने को भी कहा गया था। आगे देखिए लिखा है, स्थानीय निकायों से मनोनीत सदस्यों से भी इस्तीफे के लिए कहा गया था। वकीलों से न्यायालय का बहिष्कार, दीवानी मुकदमों का निर्णय वंश अदालतों से करवाने को कहा गया था। फिर आगे देखिए लिखा है, सॉरी ये पंच है, पंच जो है, जो निर्णय है वो पंच अदालतों से करवाने को कहा गया था। फिर देखिए मेसोपोटामियाई क्षेत्रों में भारतीय स्वयं को मजदूरों के रूप में उपलब्ध न करवाएं, इसकी अपील भी की गई थी। यानी भारतीय लोग चाहते थे कि वह मेसोपोटामियाई क्षेत्र में मजदूर के रूप में उपलब्ध ना हो, क्योंकि भारत से आपको भी पता है कि बहुत सारे विदेशों में क्या किया जाता था, मजदूरों के रूप में भारतीयों को भेजा जाता था और उनके साथ वहां पर बहुत ज्यादा अत्याचार होता था। तो यहाँ पर बेसिकली यह बात कही गई कि अब जो है वो भारतीय जो है वो दूसरे देशों के लिए स्वयं को मजदूर के रूप में उपलब्ध नहीं कराएंगे, ये इसका विरोध करने लगे। आगे देखिए असहयोग में कुछ सकारात्मक कार्यक्रम भी रखे गए थे, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देना, हाथ से निर्मित खादी के वस्त्रों का प्रयोग करना, स्वदेशी का उपयोग करना, अस्पृश्यता का उन्मूलन, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना। उसके बाद लिखा है ताड़ी और शराब की दुकानों पर महिलाओं के द्वारा प्रदर्शन करना। फिर तिलक स्वराज निधि हेतु 1 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। अंतिम 2 मूल कार्यक्रम का हिस्सा नहीं थे। यानी कि ये जो 2 थे ये मूल कार्यक्रम का हिस्सा नहीं थे। इस चीज को आप लोगों को याद रखना है। मूल कार्यक्रम में बस इतनी बातें आती थी। आगे देखिए गांधी जी ने अपनी कैसर हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। अन्य लोगों ने भी सेम ऐसा ही किया था। आप लोगों को पता होगा नाइटहुड की उपाधि जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने भी त्याग दी थी। फिर उसके बाद अब देखेंगे असहयोग की प्रगति। देखिए जब कोई आंदोलन प्रारंभ होता है तो याद रखिएगा कि उसका कोई ना कोई एक लक्ष्य, एक उद्देश्य होता है। तो जब असहयोग आंदोलन होने वाला था उस टाइम पे ऐसा लक्ष्य बनाया गया था कि 1 वर्ष में हमको क्या मिल जाएगा, स्वराज्य मिल जाएगा, स्वराज्य की प्राप्ति हो जाएगी। वर्ष 1920 की बात है, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं हुआ था। ये जो स्वराज प्राप्ति का जो आंदोलन है, ये जो इसका सिलसिला है वो कई वर्षों तक लगातार चलता रहा था। आइए इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है काउंसिल बहिष्कार के बावजूद उसकी कार्यवाही में बाधा नहीं डाली जा सकी। न्यायवादियों का बहिष्कार भी बहुत सफल नहीं रहा। उसके बाद देखिए बड़े नेताओं ने अवश्य ही वकालत छोड़ दी, जैसे कि लाला लाजपत राय ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने, फिर है सी राजगोपालाचारी ने, आशफ अली ने, शैफुद्दीन किचलू इत्यादि ने। पंच न्यायालयों के कारण सरकारी न्यायालयों को भी बड़ी मात्रा में करों की हानि होने लगी। फिर देखिए उच्च शिक्षा में बहिष्कार सफल। प्राथमिक में नगण्य काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया इसी समय स्थापित हुई थी।
फिर लिखा है इसमें गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। आगे देखिए लिखा है कि ग्रामीण क्षेत्र में असहयोग आंदोलन बेसिकली विद्यार्थियों के माध्यम से पहुंचा। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का जो मुद्दा है वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा था। जगह जगह पर विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई थी। कांग्रेस ने 20,000 चरखे बांटे थे, किसके लिए? ताकि आप अपने वस्त्र जो है वो खुद से बना सके। फिर देखिए लिखा है लोगों में खादी एक फैशन बन गया था। चरखा खद्दर असहयोग आंदोलन का एक प्रमुख नारा बन गया था। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, किंतु बड़े व्यापारियों में इलाहाबाद का एक टंडन फैमिली, सेठ जमुना दास, द्वारिका दास असहयोग आंदोलन के विरोधी हो गए थे। क्यों? क्योंकि ये क्या थे, बहुत ज्यादा बड़े सेठ लोग थे, ठीक है, बड़े व्यापारी थे। तो अगर स्वदेशी का नारा लगाएंगे तो इनके वस्त्र कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि ये तो बाहर से चीजें आयात करते होंगे, ठीक है। इसीलिए क्या हो गए थे, इनको नुकसान होने लगा था उस टाइम पे, तो ये महात्मा गांधी के विरोधी हो गए थे और असहयोग आंदोलन के विरोधी हो गए थे। अब देखिए गांधी जी का कहना था कि हमारा लक्ष्य पूंजी या पूंजीपतियों को नष्ट करना नहीं। श्रृंगारवेलु चेट्टियार का कहना था कि असहयोग पूंजीपतियों के खिलाफ भी होना चाहिए। किसानों ने भी असहयोग में बढ़ चढ़कर भाग लिया। अवध में बाबा रामचंद्र की अवध किसान सभा, जो सुल्तानपुर, रायबरेली, बाराबंकी जैसे जिलों में प्रभावशाली रूप में आई। देखिए उसके पश्चात क्या होता है कि हरदोई में मदारी पासी के नेतृत्व में किसान आंदोलन, जिसे छोटे छोटे जमींदारों का भी समर्थन प्राप्त था। राजस्थान में बिचौलिया किसान आंदोलन, जिसे भूतपूर्व क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। बिहार के दरभंगा के क्षेत्र में स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में कृषक आंदोलन, केरल के मालाबार में मोपला किसान आंदोलन प्रमुखता से चले। आंध्र प्रदेश के चिराला पिराला नामक स्थान पर कर न दो लगान न दो का जो आंदोलन है वह चलने लगा था। बिहार के कई क्षेत्रों में किसानों के बीच अफवाह उड़ गई थी, गांधी जी दैवीय व्यक्ति हैं। सब जगह पे क्या अफवाह उड़ने लगी कि गांधी जी जो है वो एक दैवीय व्यक्ति है, वे वहां के लोगों के कष्टों से क्या करेंगे, मुक्ति दिला देंगे। सबको ऐसा उन पर दृढ़ विश्वास बनने लगा। देखिए कई बार ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए कोई इंसान है आज के टाइम पे भी, अगर वो एक दो बार जो है वो आपका विश्वासप्रद बन जाता है और आपके विश्वास को निभा लेता है, तो आपको लगता है कि अगर मेरे पास कोई भी परेशानी या दिक्कत आएगा तो यह हैंडल कर लेगा। ये वाली फीलिंग होती है कि नहीं? अपने दोस्तों को लेकर हो गया, मान लीजिए कि आपके सिबलिंग्स को लेकर भी हो सकता है, पेरेंट्स को लेकर भी हो सकता है, बिल्कुल वैसा ही। आगे देखिए लिखा है जगह जगह गांधी जी को लेकर स्थानीय अफवाहें फैली हुई थी। गांधी जी के द्वारा इन अफवाहों का खंडन किया गया था, किंतु देर से। रविंद्रनाथ टैगोर जैसे व्यक्ति विदेशी वस्त्रों के होली जलाए जाने को उचित नहीं मानते थे। उस टाइम पे रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो क्या थे, विदेशी वस्तुओं की होली जलाए जाने को उचित नहीं मानते थे। वो मानते थे कि इससे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, देश की संपत्ति का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। वह मानते थे रविंद्रनाथ टैगोर, उनका कहना था कि कहीं ना कहीं ये क्या है, निष्ठुर निर्मम बर्बादी है। अपने देश की वस्तुओं को जलाया जाना निष्ठुर निर्मम बर्बादी है। ये कपड़े गरीबों को भी दिए जा सकते थे। गांधी जी का कहना था कि विदेशी वस्तुओं की होली जलाया जाना ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। गांधी जी ने असहयोग पर प्रहार करते हुए सत्य का आह्वान शीर्षक से एक लेख लिखा था, जिसका बहुत तत्परता से गांधी जी ने जवाब भी दिया था। फिर देखिए उन्होंने रविंद्रनाथ को महान प्रहरी, द ग्रेट सेटिवेल कहा था, द ग्रेट सेटिवेल के रूप में संबोधित किया था। और संबोधन करते हुए उन्होंने क्या कहा कि अपने आध्यात्मिक विचारों से परिचित कराया। गांधी जी का मानना था कि भारतीयों को हर स्तर पर पाश्चात्य जगत का विरोध करना होगा, ऐसा गांधी जी मानते थे। लेकिन ऐसा रविंद्रनाथ टैगोर पूरे तरीके से नहीं मानते थे। वह कहते थे कि देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना यह सही नहीं है। आगे देखिए आजादी के लिए राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन यथा असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन और उनका नेतृत्व कृषकों पर बहुत अधिक निर्भर थे। समीक्षा करना है, याद रखिए क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप आंसर राइटिंग के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर देखिए M.K. गांधी के द्वारा खिलाफत आंदोलन का समर्थन एक बड़ी भूल थी, क्योंकि वह एक ऐसा अन्य देशीय मुद्दा था जिसने भारतीय राष्ट्रीयता को जड़ों से खत्म कर दिया था।
तो ये दोनों ही क्वेश्चन आप लोग आंसर राइटिंग के लिए प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप लोगों से नहीं बनता है ना, तो आप लोग आंसर राइटिंग के लिए मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि मैम इसका इंट्रो कैसे लिखना है, इसका कंक्लूजन कैसे लिखना है, इसका बॉडी कैसे लिखना है। मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा वीडियो भी ले आऊँगी। लेकिन आप लोग क्वेश्चन ही नहीं पूछते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद आप लोग बहुत कुछ जानते होंगे या फिर आप लोग पूछना नहीं चाहते हैं, दोनों में से एक हो सकता है। आगे देखिए क्या लिखा है। असहयोग के दौरान हो रही हिंसा के कारण गांधी जी चिंतित होने लगे थे और वे बारदोली से सविनय अवज्ञा प्रारंभ करना चाहते थे, किंतु अब उनका कहना था कि स्वराज्य की दुर्गंध से नथुने फटने लगे हैं। गांधी जी आंदोलन वापसी की बात करने लगे हैं। 4 फरवरी 1922 गोरखपुर चौरा-चौरी की घटना से असहयोग आंदोलन जो है वो स्थगित कर दिया गया था। याद रखिएगा, चौरा-चौरी की जो घटना हुई थी उसके पश्चात जो असहयोग आंदोलन है उसे स्थगित कर दिया गया था। यहाँ पर देखिए 4 फरवरी 1922 लिखा है, कहीं-कहीं पर 5 फरवरी भी रहता है, तो आप लोग ऑप्शंस के हिसाब से इसको अपने हिसाब से लगा लेंगे। फिर देखिए लिखा है 12 फरवरी 1922 बारदोली प्रस्ताव के द्वारा असहयोग वापस ले लिया गया था। 16 फरवरी को महात्मा गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा कि अहिंसा मेरे लिए परम आवश्यक है। मैं प्रत्येक प्रकार का अपमान, यातना, यहाँ तक कि बहिष्कार अथवा मृत्यु स्वीकार करने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन ये जो है वो अहिंसा के विरुद्ध नहीं हो सकते। कहते थे कि बशर्ते कि आंदोलन जो है वो हिंसक नहीं होना चाहिए। आगे देखिए 10 मार्च 1922 को गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए, उन्हें 6 वर्ष की सजा सुनाई गई, किंतु 5 फरवरी 1924 को ये रिहा कर दिए गए थे। फिर उसके बाद देखिए आंदोलन वापस लिए जाने पर गांधी जी आलोचनाओं के शिकार हुए। जनता को यह लगा कि गांधी जी ने जनता के उत्साह को भंग कर दिया है। जेल में बंद सीआर दास आपे से बाहर हो रहे थे। जेल से बाहर निकलकर गांधी जी दो हाथ कर लेना चाहते थे। मोतीलाल का कहना था कि यदि कन्याकुमारी का एक गांव अहिंसा का पालन नहीं करता है, तो इसकी सजा हिमालय के एक गांव में क्यों दी जाए। उस टाइम पे क्या होता है कि कुछ लोग पांडिचेरी अरविंद घोष के पास भी आ गए थे और कुछ लोगों ने लाला हरदयाल से नेतृत्व लेने की भी अपील की। बीएस मुंजे गया अधिवेशन जो कि 1922 में हुआ था, गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाए, हालांकि ये पारित नहीं हो पाया था। राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने गांधी जी की इस रणनीति को संघर्ष विराम की रणनीति कहा था। क्या कहा था? संघर्ष विराम की रणनीति। उनके अनुसार किसी भी आंदोलन को अनिश्चित काल तक चलाए रखना संभव नहीं होता, जनता के उत्साह में कमी आने लगती है, इसीलिए आंदोलन को थोड़े समय के बाद क्या कर देना चाहिए? विराम देना चाहिए। आगे देखिए लिखा है कि गांधी जी ने आंदोलन वापस लेकर रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से जनता में अपनी पैठ बनाए रखी। छुआछूत उन्मूलन, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता, चरखा, खादी, ग्रामोद्योग एवं पंचायतों का गठन इत्यादि पर उन्होंने काफी ज्यादा बल दिया। गांधी जी ने आंदोलन के अप्रत्यक्ष उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया था। उनका कहना था कि आंदोलन सफल हुआ, जनता ने अपने दिलों में आंदोलन हासिल कर ली थी। महिलाओं के मुद्दे पर भी वे स्पष्ट थे। उन्होंने कहा कि मैं उन्हें घर के चूल्हे चौके से निकाल लाया हूँ, ये आपकी जिम्मेदारी है कि वे वहीं वापस ना लौट जाएं। किसका कथन है? गांधी जी का कथन है। आंसर राइटिंग में आप लोग यूज कर सकते हैं। मैं बार बार आपको हर क्लास में सेम बात कहती हूँ कि जितने भी स्टेटमेंट होते हैं, जो मैं आपको इस क्लास में बहुत सारे स्टेटमेंट मैंने पढ़ाए हैं, ठीक है, सबको एक कॉपी में लिख लीजिए, बार बार सुबह शाम उसको रिवाइज कीजिए, आंसर राइटिंग में उसको बार बार यूज कीजिए, क्योंकि यूज करेंगे ना तो फिर आपकी जो हैबिट है वो वैसी बन जाएगी। ठीक है, किसी भी आंसर में मान लीजिए आपने एक दोहा यूज कर लिया, पोएम यूज कर लिया, इस तरीके के जो महापुरुष थे उनके किसी स्टेटमेंट को यूज कर लिया, तो इससे आपका जो आंसर है वो काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। आगे देखिए लिखा है गांधी जी के द्वारा चलाए गए असहयोग खिलाफत गठबंधन की भी आलोचना की जाती है। फिर देखिए आलोचकों के अनुसार खिलाफत का मुद्दा तुर्की से संबंधित था। गांधी जी ने मुसलमानों की निष्ठा को धर्म के आधार पर तुर्की से जोड़ दिया, जबकि उस समय आवश्यकता राष्ट्रवादी आंदोलन की थी। खिलाफत ने मुस्लिम राष्ट्रीयता को जड़ से ही काट दिया। पूरी दुनिया में खिलाफत को स्थापित करने का कोई आंदोलन ही नहीं चला। हिंदुस्तान के 6 करोड़ मुसलमानों से आंदोलन के लिए कहना कहाँ तक उपयुक्त था। असहयोग खिलाफत ने हिंदुओं और मुसलमानों को अलग अलग धार्मिक पहचान दी। मोहम्मद अली का जो मौलाना है वो गांधी जी का महात्मा संबोधन ऐसा ही था। मतलब मोहम्मद अली को किसकी उपाधि दी गई थी? मौलाना की। और महात्मा गांधी को किसकी उपाधि दी गई थी? महात्मा की। लिखा है आगे चलकर साइमन कमीशन ने 1922 से लेकर 1927 के दौरान बड़े पैमाने पर होने वाले हिंदू मुस्लिम दंगों का भी उल्लेख किया है।
देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, किंतु ये समस्त निष्कर्ष जो है वो परिणाम आने के बाद के हैं। वास्तव में 1920 के परिस्थितियों में हिंदू मुस्लिम एकता के सबसे ज्यादा जरूरत थी। खिलाफत का जो मुद्दा है वो 3-4 वर्षों से अधिक जीवित नहीं रहता। दोनों ही परिस्थितियों में हिंदू मुसलमान एक मंच पर आ चुके होते। ऐसा किसका कहना था बताइए? गांधी जी का कहना था। गांधी जी भी इसलिए ऐसा कह रहे थे कि 1000 वर्षों में ऐसा मौका नहीं आएगा। हिंदू मुस्लिम एकता अवश्य स्थापित हुई है। दिल्ली की जामा मस्जिद में आर्य समाजी स्वामी श्रद्धानंद की अध्यक्षता में हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त बैठक भी उस टाइम पे हुई थी। दोनों संप्रदाय के लोगों ने उनके पांव भी छुए थे। हिंदू मुस्लिम दंगे को दो बातों पर होते थे। हिंदुओं की मांग थी कि गाय न काटी जाए और मुस्लिमों का कहना था कि मस्जिदों के आगे जो है वो नगाड़े न बजाई जाए। इस प्रकार क्या थे? दोनों के ही अपने अपने मांग थे। फिर आगे देखिए 1919 के अमृतसर अधिवेशन में लीग ने अपनी ओर से प्रस्ताव पारित कर दिया था कि वह बकरीद के अवसर पर गाय नहीं काटेंगे। गांधी जी का कहना था कि कुशल सेनापति पांव उखड़ने तक नहीं डटा रहता है, 2 कदम पीछे हटकर अपनी शक्ति को समायोजित करता है। वही क्या होता है? एक कुशल सेनापति होता है। मान लीजिए जो सेनापति है वह एक लड़ाई लड़ रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि एक सेनापति एक युद्ध क्षेत्र में क्या कर रहा है? लड़ाई लड़ रहा है और वह बुरी तरह से क्या हो गया है? घायल हो गया। जब वह बुरी तरह से घायल हो गया है तो मान लीजिए कि उसके पैर पर आक्रमण होता है और वह तब तक तो नहीं लड़ेगा जब तक कि क्या ना हो जाए, उसकी मृत्यु ना हो जाए, बल्कि उसे क्या करना चाहिए? अपने आप को थोड़ा सा पीछे खींचकर क्या करना चाहिए? फिर से अपने आप को कहीं ना कहीं ठीक करके, उपचार करके अपने आप को, और फिर उसके बाद समायोजित करके, शक्ति इकट्ठी करके वापस से लड़ना चाहिए, है ना। ऐसा कौन कहते थे? गांधी जी कहते थे। ऐसा करने पर क्या होता है कि दोबारा दुगने जोश के साथ वह सेनापति हमला कर पाता है। खिलाफत गठबंधन से लेकर असहयोग वापसी तक गांधी जी ने इसी सिद्धांत का प्रयोग किया था। देखिए यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट डेट लिखा हुआ है, कई बार आ जाता है क्रम सजाने के लिए, आप लोगों ने प्रीलिम्स में देखा होगा, ठीक है। सबसे पहले स्वराज पार्टी का गठन 1923, साइमन कमीशन 1927, नेहरू रिपोर्ट जो थी या फिर जिन्ना का जो 14 सूत्र था यह 1928, 1929 में पूर्ण स्वराज लाहौर अधिवेशन, फिर उसके पश्चात 1930 में स्वाधीनता दिवस, ठीक है। फिर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन भी हुआ था। फिर उसके बाद आप लोगों को पता है गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931, 1932, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, ठीक है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि केवल सेकंड वाले में ही क्या किया था? गांधी जी प्लस कांग्रेस ने भाग लिया था, बाकी नहीं, ठीक है। और बाकी जो अंबेडकर थे उन्होंने किस में भाग लिया था? तीनों में ही भाग लिया था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। बाकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था बताइए? 1939 से लेकर 45 तक हुआ था। अब देखिए स्वराज पार्टी, ये हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि आप लोगों को नोट्स भी बनाना होगा क्लास देखने के बाद, फिर रिवीजन भी करना होगा। तो आज के लिए आप लोग इतना ही कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।